फॉर्मेशंस ऑफ ए कंपनी में अभी तक हम लोगों ने जो देखा था, जो कंपनी बना मीन्स कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बेटर ऑर्गेनाइजेशंस है, बट कंपनी को कैसे बनाया जाए, कैसे फॉर्म किया जाए, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में डायरेक्टर होता है एंड प्रोमोटर होता है एंड शेयर होल्डर होता है। थोड़ी सी कहानी को समझेंगे। फॉर्मेशंस मीन्स कैसे फॉर्म कंपनी का होता है। जनरली कुछ लोग या कोई व्यक्ति कंसीव करता है आइडिया, कंसीव द आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस एंड उसके लिए स्टेप्स लेता है एंड कंपनी फॉर्म करता है। तो बोलेगा प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर उसको क्या कहा जाता है जो फर्स्ट टाइम स्टेप लेके कंपनी को फॉर्म करने के लिए स्टेप्स लेता है। अब वही लोग डायरेक्टर भी बनते हैं एंड शेयर होल्डर भी बनते हैं। तो जो डायरेक्टर होते हैं उनके कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वह रिक्वायर्ड होता है कंपनी फॉर्म करने के लिए। तो डायरेक्टर का क्या चाहिए? पैन चाहिए, आधार चाहिए, फोटो चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, प्लस कंपनी बननी है तो उसके लिए उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो आपके चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। पहला चीज पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट स्टेज। इसके बाद आपको पढ़ना है स्टेप्स। ये जो स्टेज ऑफ कंपनी फॉर्मेशन होता है उसमें स्टेप्स क्या क्या, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा था बच्चों, और ये डॉक्यूमेंट्स किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी के बारे में बताया था ना बात बच्चों पहले आप लोगों को, क्या होता है आरओसी, व्हाट इज आरओसी, किसको आरओसी यस कहते सर। हैं, क्या होता है आरओसी? यस सर, एलओसी जिसके पास कंपनियां और पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म वाले भी रजिस्टर्ड होते हैं, आपने बताया था। यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाने के बाद हम कोर्ट में भी केस कर सकते हैं किसी नहीं, दूसरी और पार्टी के खिलाफ। नहीं, ये आप सारी कहीं चीजें। कंफ्यूजन है, रिविजन्स करते रहिए। पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशंस आरओसी में नहीं होती है, उसकी रजिस्ट्रार ऑफिस अलग है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होता है पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री ऑफिस में होता है। बट आरओसी जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के विंग्स के अंदर में आता है। सब एमसीए सबसे टॉप है मंत्रालय, उसके नीचे होता है रीजनल डायरेक्टर, उसके नीचे होता है आरओसी। एंड आरओसी जो होता है प्रत्येक स्टेट, एवरी स्टेट में एक आरओसी ऑफिस होता है। तो आरओसी एक पोस्ट भी है और आरओसी एक ऑफिस भी है। आरओसी ऑफिस का जो सबसे वरीय पदाधिकारी होता है उसका उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोलते हैं। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट होते हैं, और प्रत्येक स्टेट में एक आरओसी ऑफिस होती है। किसी किसी स्टेट में, जो बड़े स्टेट है, दो स्टेट ऐसे हैं खासतौर से, जैसे मुंबई हो गया, तो वहां पे दो आरओसी है। और समझते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है एंड सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर में इन चीजों पे आपकी चर्चा होगी। एक आपका केस लॉ बेस एग्जाम्पल है जिसमें अवतार एक ब्रिलियंट ऑटोमोबाइल इंजीनियर है।
यह डेवलप किया है न्यू कार्बेटर इन हिज फैक्ट्री। और उस बिजनेस को ये रन कर रहा है एज ए सोल प्रोप्राइटर। ये जो न्यू कार्बेटर है, ये कैन क्या कर सकता है, कट डाउन पेट्रोल कंजम्पशन 40%। ही इज नाउ थिंकिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग इट ऑन ए लार्ज स्केल। या लार्ज स्केल पे हम लोग अक्सर पहले बात कर रहे थे ना, आपको बताए थे ना चैप्टर 2 में, जो जब लार्ज स्केल करना होता है तो हम लोग प्रोप्राइटरशिप से कंपनी फॉर्म में जाते हैं, और लार्ज स्केल में करने के लिए लार्ज अमाउंट चाहिए, और जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो इवेल्युएट करना चाहता है। इवेल्युएट मतलब जो हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें से कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इसके मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कार्बेटर के लिए उपयुक्त है। तो हम लोग चैप्टर 2 में बात करते थे, जो जब भी बड़े बिजनेस करना हो, लायबिलिटी लिमिटेड रखनी हो, तो बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कंपनी। हाँ, एजी टू फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। बेसिक बिजनेस करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप है, बट एक स्टेज आता है जब हमें बड़ा बिजनेस करना होता है, लार्ज स्केल में करना होता है, फैक्ट्री लगानी होती है, तो ऐसे कंडीशंस में हमें कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है। तो ये डिसाइड्स कर रहा है, सोच रहा है जो अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को पार्टनरशिप में करे या कंपनी फॉर्म में करे। His sole proprietorship to partnership as the requirement of funds for the project is large and the product being new. तो यहाँ पे लॉट ऑफ रिस्क भी है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो सिंपल सी बात है, तो इसे एडवाइस दिया जा रहा है, ही इज एडवाइज्ड टू फॉर्म ए कंपनी। तो कंपनी बनाने के लिए एडवाइस। अब इसको मालूम होना चाहिए फॉर्मेलिटीज क्या क्या पूरा करना है। तो कंपनी बनाने में एक प्रमोशन स्टेज होता है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज होता है एंड सब्सक्रिप्शन स्टेज होता है। इस एरिया को आप लोग रीड कर लेंगे। कंपनी बनाने की जो पूरी फॉर्मेलिटीज होती है, इसको 3 स्टेज में रखा गया। पहला प्रमोशन स्टेज, कंपनी को प्रमोशन करना है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज एंड सब्सक्रिप्शन। तो अब हम लोग समझेंगे प्रमोशन स्टेज क्या होता है। अभी मैं बता रहा था ना, कंसीव द आइडिया ऑफ डूइंग द बिजनेस। तो एक कंसीविंग ऑफ ए बिजनेस आइडिया, कोई व्यक्ति, प्रमोशन जो होता है फर्स्ट स्टेज होता है, और इनिशिएटिव लेता है टू फॉर्म ए कंपनी, ये प्रमोशंस पार्ट है। जो उसके पास अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए इनिशिएटिव लेता है टू फॉर्म ए कंपनी। यह कब होता है, जब वो डिस्कवर करता है ए पोटेंशियल बिजनेस आइडिया, जो उसे एक ऐसा बिजनेस आइडिया लगता है जो पोटेंशियल है, मीन्स फ्यूचर्स में उस भावी प्रोजेक्ट्स पे लग रहा है, जो इसे ग्रो किया जा सकता है। और ये कौन कर सकता है, एनी पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन, और इवन ए कंपनी। बात को यहां पे समझना, कंपनी कौन बना सकता है, कोई भी व्यक्ति बना सकता है, ग्रुप ऑफ व्यक्ति बना सकता है, और एक कंपनी दूसरा कंपनी बना सकता है। तो हम लोगों ने देखा
जब दिखता है पोटेंशियल बिजनेस आइडिया तो कंपनी बनाने की बात सोची जाती है। और जब अपॉर्चुनिटी दिखता है, इफ सच पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और कंपनी प्रोसीड्स टू फॉर्म ए कंपनी, देन दे आर सेड टू बी प्रोमोटर्स। तो पूछा जाएगा हु इज प्रोमोटर्स। अक्सर सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, हु इज प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स हु कंसीव द आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस। यहां से लाइन आ रहा है, कंसीविंग ए बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म ए कंपनी। Who conceived the idea of business and initiate to form the company, so they are said to be the promoters of the company. They are said to be the promoters of the company. यह व्यक्ति जब कंसीव द आइडिया करता है, कंसीव द आइडिया ऑफ बिजनेस आती है, इनिशिएटिव लेता है और कंपनी को फॉर्म करने के लिए प्रोसीड्स करता है, प्रोसीड्स टू फॉर्म ए कंपनी, तो ऐसे लोगों को हम लोग प्रोमोटर्स कहते हैं। तो अभी एक चीज समझा, जो प्रोमोटर्स किसको कहते हैं, हु इज प्रोमोटर्स। जो कंपनी इनिशियल स्टेज में कंसीव द आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस, टेक द इनिशिएटिव टू फॉर्म ए कंपनी, ऐसे व्यक्ति को हम लोग प्रोमोटर्स कहते हैं। आगे फिर बोल रहा है, जब कोई गिवन प्रोजेक्ट है, a promoter is said to be the one who undertakes to form a company with a reference to a given project। again वही बात है, undertake to form। जो व्यक्ति अंडरटेक टू फॉर्म ए कंपनी करता है, ही इज कॉल्ड एज ए प्रोमोटर। कंसीव द आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस, टेक द इनिशिएटिव, अंडरटेक्स टू फॉर्म ए कंपनी, एंड जो टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स टू अकॉम्प्लिश दैट पर्पस। वह जो अपॉर्चुनिटी देखा, वह जो बिजनेस की प्रोस्पेक्ट, वह जो बिजनेस की यहाँ पे पोटेंशियल बिजनेस आइडिया दिखा, उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए जो स्टेप्स लेता है वह प्रोमोटर कहलाता है। Thus, apart from conceiving a business opportunity, the promoters analyze its prospect and bring them the main material, machinery, ability and financial resources। तो बच्चे, जो व्यक्ति एम्प्लॉय कलेक्ट करता है, मटेरियल, मशीनरी, मैनेजरियल एबिलिटीज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रोमोटर कहा जाता है। और सेक्शन 69 समझिएगा अच्छे से, सेक्शन 69 कहता है प्रोमोटर कौन हो सकता है। कंपनी लॉ का सेक्शन 69 कहता है हु इज ए प्रोमोटर। तो कहता है प्रोमोटर मीन्स ए पर्सन जिसका नेम जो है सो नेम्ड प्रोस्पेक्टस में या सेक्शन एनुअल रिटर्न में। सर नहीं समझ में आया, इन नेम्ड प्रोस्पेक्टस एनुअल रिटर्न। कंपनी के बच्चों दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक प्रोस्पेक्टस होता है, एक एनुअल रिटर्न होता है। कंपनी के ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें से एक प्रोस्पेक्टस होता है और एक एनुअल रिटर्न होता है। समझेंगे सर प्रोस्पेक्टस जो होता है कब जरूरत पड़ती है। सिंपली आप
सिंपली आप किसी कॉलेज में एडमिशंस लेते हैं तो क्या होता है, प्रोस्पेक्टस मिलती है। किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो प्रोस्पेक्टस मिलती है। वैसे ही कंपनी में, अगर कंपनी को फंड चाहिए जनरल पब्लिक से तो उसको भी प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। फंड कलेक्ट करने के लिए, शेयर जनरल पब्लिक से पैसा लेने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। और उस प्रोस्पेक्टस में अगर किसी व्यक्ति का नाम एज ए प्रोमोटर है, जिसका नाम उस प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है, तो उसको माना जाएगा प्रोमोटर। और कानून कहता है, कंपनी लॉ कहता है, जो कंपनी को साल में एक बार एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, तो वह भी डॉक्यूमेंट में अगर उसका नाम है एज ए प्रोमोटर तो उसको प्रोमोटर बोलेंगे। तो सेक्शन 69 के हिसाब से प्रोमोटर कौन होता है, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है या एनुअल रिटर्न में लिखा गया है। पहली बात, विच प्रोमोटर, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है या एनुअल रिटर्न में है। दूसरा, जो कंट्रोल करता है किसको, अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अफेयर्स समझते हैं आप लोग, यस अफेयर्स क्या, सर, जो कंपनी के मामला मामले होता है। काम क्या होता है? सर, कंपनी के मामले कंपनी का जैसे कि फंड से लाना हो या किसी डील करनी हो कोई कंपनी को, उन सब पहले में हमको अफेयर्स का मीनिंग समझाइए। हम ये नहीं पूछ रहे, अफेयर्स ऑफ कंपनी नहीं पूछ रहे मेरे बच्चे, हम पूछ रहे हैं अफेयर्स का मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज अफेयर्स? सर मामला। मामला, ओके। और कुछ मीनिंग रोहित? सर सही है, रोहित, मामला। मामला। मैं एग्जांपल दे देता हूं भाई, बड़ा बेहतरीन समझ में आएगा जिसको भी नहीं समझ में। क्या कहे हैं? कार्य, कारबार, लेन देन। अच्छा, अब हम समझाते हैं, बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। रोहित, यस सर। क्या तुम्हारा अफेयर्स चल रहा है? सर नहीं नहीं चल रहा है? नहीं चल है? कोई कार्यभार नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है सर। अक्सर कॉलेज में, स्कूल में लोग बात करते हैं ना, अफेयर्स की बात करते हैं ना, यस उसका सर। अफेयर्स चल रहा है, यस सर। यूज होता है, सुने हैं कभी? यस सर। बच्चे नंदन प्रिय, यूज आप सुने करते हैं। हैं? यस सर। ओके। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी एक्टिविटीज है, कार्य है, वर्क है, तो अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो पूरे कंपनी के कार्य को जो कंट्रोल करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एज ए शेयर होल्डर या डायरेक्टर। तो पहला, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है या एनुअल रिटर्न में है। दूसरा, जो कंट्रोल करता है इसको, अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एंड तीसरा, जिसके एडवाइस, डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज accustomed टू इट। सर क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो शेयर होल्डर्स के द्वारा नियुक्त किया जाता है, फॉर्म किया भी जाता है, और उसका संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी का किया जाता है।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसके एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो करना है, उसी के आधार पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहा है, जिसके अनुसार, जिसके एडवाइस के, डायरेक्शंस के या इंस्ट्रक्शंस के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एकस्टम टू इट, मतलब उसी के अनुसार उसको करना है, तो वैसे व्यक्ति को भी प्रोमोटर कहा जाएगा। तो प्रोमोटर कौन हो सकता है? जिसका नेम है, जिसका कंट्रोल है, या जिसके अकॉर्डेंस एडवाइस के कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलो करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एज ए प्रोफेशनल कैपेसिटी, सपोज हम लोग किसी भी कंपनी को अगर एज ए प्रोफेशनल, हमारे एडवाइस के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना पड़ता है, क्योंकि कंप्लायंस की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को डायरेक्टर्स नहीं कहा जाएगा, प्रोमोटर नहीं कहा जाएगा। तो सेक्शन 69 के हिसाब से इन व्यक्तियों को हम लोग प्रोमोटर कहते हैं। आगे बोल रहे हैं, पैराग्राफ चेंज हो गया। प्रोमोटर्स क्या करता है? असेंबल करता है रिसोर्स। आप प्रोमोटर की कार्य को समझ रहे हैं, और नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए उसके लिए वह तैयारी भी लेता है, और गिव ए नेम एंड परफॉर्म वेरियस अदर एक्टिविटीज टू गेट ए कंपनी रजिस्टर्ड एंड ऑब्टेन द नेसेसरी सर्टिफिकेट, और फिर उसके बाद कमेंस बिजनेस। तो इस तरह से प्रोमोटर जो है सो वेरियस फंक्शंस प्रोवाइड करता है टू ब्रिंग ए कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। तो पहला फंक्शंस प्रोमोटर का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पहला फंक्शंस बिजनेस का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है। अभी आप देखिए ना, बहुत सारी कंपनियां, नई नई कंपनियां कोविड-19 के दौर में आई, नई बिजनेस लेके आई। तो उन्होंने अब नए बिजनेस को आइडेंटिफाई किया, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द फर्स्ट एंड foremost एक्टिविटी ऑफ ए प्रोमोटर इज टू आइडेंटिफाई ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यह जो अपॉर्चुनिटी में भी हो सकता है इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और मेकिंग सम प्रोडक्ट अवेलेबल थ्रू ए डिफरेंट चैनल और एनी अदर अपॉर्चुनिटी हैविंग इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल्स। तो न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए वह बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है। फिर इसके बाद फिजिबिलिटी स्टडीज करता है। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? जो उस प्रोडक्ट को अगर लॉन्च किया गया तो मार्केट में वह फिजिबल है कि नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, इस चीज को भी वह प्रमोटर डिसाइड और डिटरमाइन करता है, उसके लिए स्टडी करता है, फिजिबिलिटी स्टडी। और यह सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, सारे अपॉर्चुनिटी फिजिबल हो सकता है और प्रॉफिटेबल हो सकता है, इसको बिजनेस जो प्रमोटर्स होते हैं उसको कन्वर्ट करता है। ऑल आइडेंटिफाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनटू रियल प्रोजेक्ट्स। तो प्रमोटर क्या करता है? डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडीज करता है, इन्वेस्टिगेट करता है all aspects of business they intend to start, depending upon the nature of the project. Following feasibility studies may be undertaken with the help of a specialist like engineer, chartered accountants, etc., to examine whether the perceived opportunity can be profitably exploited. टेक्निकल में क्या होता है? ये जो आइडिया है मे बी गुड, बहुत अच्छा हो सकता है, बट टेक्निकली नॉट पॉसिबल। मान ली समुद्र पे ब्रिज बनानी है,
एक देश दूसरे देश से कनेक्ट तो हो जाएगा, वो क्या फिजिबल है, उससे प्रॉफिट आएगा, इस बातों को भी डिटरमाइन करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है जो उसके लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल या टेक्नोलॉजी नॉट अवेलेबल। अब अभी जो हम लोग स्टोरी बात कर रहे थे, जो स्टार्ट की कार्बोरेटर की बात कर रहे थे, उसको एक पार्टिकल मेटल चाहिए टू प्रोड्यूस द कार्बोरेटर। और अगर वो मेटल अवेलेबल नहीं हो जाएगा, इफ दैट मेटल इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड बिकॉज ऑफ ए पुअर पॉलिटिकल रीजंस इट कैन नॉट बी इंपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री व्हिच प्रोड्यूसेस इट, द प्रोजेक्ट वुड नॉट बी टेक्निकली अनफिजिबल। अभी देखिए ना, चाइना के साथ वार के वक्त बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट जो है सो इंपोर्ट बैन कर दिया गया। बहुत सारे ऐप जो हम लोग मोबाइल डिवाइस में यूज करते थे, सारे कुछ ऐप बैन हो गए। तो इन चीजों को भी देखा, ये टेक्निकल चीज है जो यहाँ पे क्या परमिशन लेना पड़ेगा, और हमारे पास क्या रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं है, हमारे पास जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इन चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल स्टडी में आता है। ये कौन करवाता है? प्रोमोटर करवाता है। तो पहला काम प्रोमोटर करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में पहला टेक्निकल जो भी कर रहे थे। अब आता है और कोई अल्टरनेटिव सोर्स है, उसको भी टेक्निकल स्टडी में देखा जाता है। इसके बाद फाइनेंशियल। ठीक है, प्रोजेक्ट लगनी है, पैसा कितना लगेगा, पैसे का अरेंजमेंट कहां से होगा, उसकी पे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। और उतना कमा पाएगा जितना पैसा लगेगा, तो बैंक का लोन लेगा तो क्या उसको वापस कर पाएगा, तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी करना होगा। और कोई भी बिजनेस में फंड चाहिए, फंड के बिना तो बिजनेस हो नहीं सकता है। और कितना फंड चाहिए ये पहले ही एस्टिमेट होता है, कितना टू एस्टिमेट करना होगा फंड रिक्वायरमेंट्स, टू एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द आइडेंटिफाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इफ द रिक्वायर्ड आउटले फॉर द प्रोजेक्ट इज सो लार्ज, जो इजीली अरेंज नहीं किया जा सकता है विद इन द अवेलेबल मींस, द प्रोजेक्ट हैज टू बी गिवन अप। ऑल्दो प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है बट फंड का व्यवस्था नहीं हो पाएगा उतना, भाई तो प्रोजेक्ट कैसे लगेगा। और बहुत सारी प्रोजेक्ट जो होती है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के वजह से बीच में ही रुक जाती है। बहुत सारे आप प्रोजेक्ट देखते होंगे बीच में रुका हुआ है, पड़ा हुआ है। क्यों? जितने फंड चाहिए उतना फंड पूरा नहीं हो पाता है अक्सर। अब फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हर प्रमोटर कराता है, बोलेंगे सर, फिर भी वो प्रोजेक्ट बीच में जाके क्यों रुकता है? ऐसा हो सकता है जो एस्टिमेट जो किया जाता है वह कम एस्टिमेट हो जाता है, या मार्केट के हिसाब से अगर प्रोजेक्ट में टाइम लग जाता है, आज मैं एस्टिमेट कर रहा हूं और 6 महीने बाद हो सकता है रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाए, सिनेरियो चेंज हो जाए, तो कॉस्ट भाग जाएगा। कॉस्ट जब भाग जाता है तो, और बड़े प्रोजेक्ट्स में जहां बिलियन डॉलर्स लगनी है, तो अगर 10% 5% भी कॉस्ट भाग गया तो कई बिलियन भाग गया। इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो फंड एस्टिमेट करना पड़ता है, और हमारा जो अगर जो फंड चाहिए अगर उतना पूरा नहीं होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है। इफ द रिक्वायर्ड आउटले फॉर द प्रोजेक्ट इज सो लार्ज इट कैन नॉट बी इजीली अरेंज विद इन द अवेलेबल मींस द प्रोजेक्ट हैज टू बी गिवन अप। तो हम लोग प्रोजेक्ट को छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल वन में थिंक डेवलपिंग टाउनशिप इज वेरी लुक्रेटिव। टाउनशिप आजकल बहुत बन रहा है ना जगह जगह। मुजफ्फरपुर में भी एक टाउनशिप बन रहा है, पुरानी मोतिहारी रोड में। इसके लिए बहुत करोड़ ऑफ रुपीज चाहिए, which cannot be arranged by floating a company by promoters।
इसके लिए द आइडिया में भी अबेंडेंट बिकॉज द लैक ऑफ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अगर लैक ऑफ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हो जाता है तो प्रोजेक्ट को छोड़नी पड़ती है। बैंक की सपोर्ट चाहिए और हुज सपोर्ट चाहिए। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल चला, फाइनेंशियल चला, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ठीक है, फंड का अरेंजमेंट हो गया। क्या उस फंड को लगाने के बाद वहां से और फंड जनरेट होगा? आउटसोर्सर्स का जो पैसा लिया गया है उसको, जो इंटरेस्ट है उसको वापस किया जा सकता है, और वह प्रोजेक्ट इतना अर्न करेगा जिससे वो जो कैपिटल हम लोगों ने लिया वो रिकवर हो सके। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ऐसा अक्सर होता है जो प्रोजेक्ट टेक्निकली वायबल, फाइनेंशियली फिजिबल, बट द चांस ऑफ इट्स बीइंग प्रॉफिटेबल इज वेरी लिटिल। इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को फिर छोड़ना पड़ता है। तो आइडिया को अबेंडन करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो प्रोमोटर्स यूजुअली टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, की हेल्प लेते हैं। और आज आप लोग जैसे मान लीजिए बात सुन रहे हैं, कल आप लोग एक्सपर्ट हो जाइएगा, आप भी किसी को सुनाइएगा, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कीजिएगा। तो इस तरह से हेल्प ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा कंपनी जो बनाना चाहता है प्रोमोटर्स, वह फिजिबिलिटी स्टडी करता है, जिसमें टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की स्टडी की जाती है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो प्रमोटर नहीं। अक्सर सवाल पूछता है, क्या जो एक्सपर्ट एडवाइस दिया वो प्रमोटर हो सकता है क्या? नो एंड नेवर। बिकॉज एक्सपर्ट, मान लीजिए हम कंप्लायंस के एक्सपर्ट हैं, तो हम कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं, हम अपना एडवाइस दे सकते हैं, हम प्रमोटर नहीं हो सकते, कभी नहीं। हम प्रमोटर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। हम एज ए एक्सपर्ट कंपनी को एडवाइस दे रहे हैं और कंपनी को हम असिस्ट कर रहे हैं। और जब इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, फाइनेंशियल, टेक्निकल, इकोनॉमिक, तो कंपनी, तो प्रोमोटर डिसाइड करता है एक्चुअली लॉन्च कंपनी। कंपनी बनाने, आज मैं कुछ दिखाता हूं, प्रैक्टिकल बात करता हूं, फिर बात करूंगा। देखिए आपकी किताब में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी होगी, वो मैं कटवाऊंगा स्ट्राइक ऑफ, क्योंकि जब किताब लिखी गई थी तो कुछ और कानून था, बट अभी कंटिन्यूअस जो है डिजिटल रोबस्ट होने की वजह से बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो रहा है। अभी जस्ट ए मिनट, मैं अभी आपको कुछ दोनों साथ में लेके चलूंगा, एक मिनट। अभी आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सर अभी तो बुक ही दिख रहा है एनसीईआरटी वाला। अच्छा, अभी बुक ही दिख रहा है आप लोगों के स्क्रीन पे? अच्छा ठीक है, बस एक मिनट। अब क्या दिख रहा है? सर एमसी की वेबसाइट। जी, तो एकदम प्रैक्टिकल। अभी मोदी जी अभी दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दिख रहे हैं ना मोदी जी, यस सर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस सर। ओके, यहाँ पे देखिए एक्ट एंड रूल्स आपको दिख रहे होंगे। कंपनीज एक्ट,
देखिए एमसीए सर्विसेज में यहाँ पे दिख रहा है ना। यस सर। ओके, जब कंपनी बनानी होती तो कंपनी सर्विस दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, डीएससी सर्विस, यस सर। डीन सर्विस। यस सर। ठीक है, यस सर। तो देखिए डीएससी के बारे में आप लोगों को बताया है ना, डीएससी क्या होते हैं, व्हाट इज डीएससी? भूल गए हैं? डीएससी का फुल फॉर्म? सर डीएससी का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। याद आया? यस सर। एक डिवाइस दिखाए थे आप लोगों को, याद आया? यस सर। जो फिजिकल सिग्नेचर के जगह डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो कंपनी बनाने के लिए डीएससी लेना पड़ता है, पहला बात। दूसरा, डिन। डिन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो डिन लेना पड़ता है। तो दो डॉक्यूमेंट समझे, एक डीएससी चाहिए अपने को, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए जो एक डिवाइस में लिया जाता है, एंड डिन चाहिए डायरेक्टर का, और आपका रन, रिजर्व यूनिक नेम। ठीक है, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, तो रन था पहले और अभी आ गया है स्पाइस प्लस। तो नेम लेने के लिए अपने को स्पाइस प्लस में क्लिक किए हमने, तो लॉगिन करना होगा यूआईडी पासवर्ड देके, और कंपनी का नेम अप्रूवल करने के लिए अपने को जो है सो प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो नेम क्लॉज, तो पहला चीज, बच्चा जन्म लेता है मेरे बच्चों, तो क्या होता है, उसका नाम रखने के बारे में हम लोग सोचते हैं। यस सर। तो प्रमोटर भी नाम रखने के बारे में कंपनी का सोचता है, तो इसको बोलते हैं नेम क्लॉज। तो पहला चीज जो रिक्वायरमेंट है, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जो भी अनडिजायरेबल, मतलब ए नेम इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल इन द फॉलोइंग केस। अनडिजायरेबल जब हो जाएगा नेम, तो वह नाम नहीं रखा जा सकता है। अक्सर नाम रखने पर से पहले पंडित लोगों को दिखा के कुछ एडवाइस लेके रखा जाता है। वैसे ही कंपनी का नाम रखने से पहले कुछ अनडिजायरेबल चीजों को भी ध्यान में रखनी जाती है। तो कानूनन अनडिजायरेबल है, मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं समझ में आया सर, अगर कोई नाम, उस कंपनी का नाम उस नाम से एग्जिस्टिंग है, तो वह नाम आपको दोबारा फिर से नहीं मिलेगा। या तो आइडेंटिकल है, मान लीजिए अभी मैं बात करता हूं आरकेएन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, तो वह दोबारा नाम आपको फिर से नहीं मिलेगी। या क्लोजली रिसेंबल्स, उसके तरीके का दिखता है, उसके आसपास दिखता है, उससे लग सकता है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ इसका कोई जुड़ाव है, कोई जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशंस में भी तो नाम रखने से पहले यह देखना होगा, वही सर्च करना होता है। जो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, एक
देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शंस रहता है चेक कंपनी नेम। तो हम लोग इसके द्वारा कंपनी नेम चेक करते हैं। मान लो आर्केन, सपोज यहाँ पे हमने टाइप किया और सर्च मारा, तो देखिए आपको नीचे में आर्केन से कितनी कंपनियां हैं। तो आर्केन एग्रो प्रोडक्ट्स अब नहीं मिलने वाला है, आर्केन एग्रो नहीं मिलने वाला, आर्केन कॉस्मेटिक्स नहीं मिलने वाला, आर्केन डिजाइन्स नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से जब नेम का डिसीजंस लेने में पहली बात अनडिजायरेबिलिटी देखी जाती है। और कोई नेम अनडिजायरेबल कब हो सकता है? जब वो आइडेंटिकल हो या क्लोजली रिसेंबल्स कर रहा हो, मिलता जुलता। अगर वह नाम मिसलीडिंग हो, मतलब जनता को मिसलीड कर सके, if it is considered if the name suggests that the company is in a particular business। आईटी नाम रख लेते हैं, लेकिन आईटी में सही में नहीं है, हम उत्पादन कर रहे हैं मान लीजिए कार का, और नाम के आगे रख लिए हम लोग आर्केन आईटी प्राइवेट लिमिटेड, तो मिसलीडिंग नेम हो जाएगा। तो यह भी अलाउड नहीं है। इफ इट इज मिसलीडिंग, if it is so considered if the name suggests that the company is in a particular business or it is an association of a particular type when it is not true, तो ये नहीं मिलेगा। एक कानून है एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट, जो 1950 में ही बन गया था। यह नेम एम्ब्लेम एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, इसके अंदर में कुछ सिंबल, कुछ ऐसे सिंबल हैं या कुछ ऐसे नेम हैं जो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। नेम, एम्ब्लेम और ऑफिशियल सील यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का ना ही नाम का कहीं भी हम उसमें जिक्र कर सकते हैं, ना ही उसका एम्ब्लेम, वो जो साइन होता है या उसका ऑफिशियल सील है उसको यूज कर सकते हैं। WHO का भी नहीं कर सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी नाम अगर प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं और वह सरकारी नहीं है तो नाम के आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिख सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं यूज कर सकते हैं, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट नहीं यूज कर सकते हैं, इंडियन नेशनल फ्लैग आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे चीज क्या हो, ये जो कानून बनाया गया वायलेटिव हो जाएगा, मतलब यह नाम आपको नहीं मिलना है। अगर ऐसा लगे कोई नाम, एनी नेम जिससे सरकार का पैट्रोनेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अगर सजेस्ट करता है, तो वह नाम भी बच्चों आप लोगों को कंपनी फॉर्मेशंस में नहीं मिलेगा। तो कंपनी के अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो नाम आप अपने हिसाब से पड़ोसी का नाम या जो पसंद आए रख सकते हैं, बट कंपनी बनाने में आर्टिफिशियल पर्सन्स कंपनी है, यहाँ पे नाम में नेम क्लॉज में आपको देखना पड़ेगा, अगर अनडिजायरेबल है तो वह नाम आपको नहीं मिलेगा। आप एप्लीकेशन जब हम लोग नेम अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम पहले शुरुआती दौर में 5 हुआ करता था, मतलब आज से 3-4 साल पहले हम लोग 5 नेम देते थे, INC1 फाइल करते थे आई, और 5 नेम के लिए हम लोगों को ये था। अब हो गया 2, मतलब मैक्सिमम 2 नेम्स या मिनिमम 2 दोनों देना पड़ता है, और हमें उसमें से कोई एक नाम मिलता है। अगर वो एग्जिस्टिंग नेम होता है तो हम लोग को 1 टाइम का रिसबमिशंस मिलता है, और वह नाम अगर सिमिलर नेम है तो डिसअलाउ हो जाता है, नहीं मिस अप्रूवल नहीं मिलती है।
तो इस तरह से हम लोगों ने नाम के बारे में देखा। आज का सेशंस में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है कंपनी लॉ आज की पढ़ाई को लेकर तो पूछ सकते हैं। सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो तो फ्री टू कोई भी डिसीजन कंपनी का लेने के लिए फ्री होती है, तो फिर से पूछिए, आवाज थोड़ा सा स्पष्ट। सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपने डिसीजन लेने के लिए तो फ्री होते हैं, वो कंपनी का जो प्रमोटर उसके साथ कुछ नहीं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलिए ना। अब आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, सर, आवाज आ रही है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है ना, वो ड्रॉप हो जा रहा है कॉल। सॉरी आप कुछ सर, नेट प्रॉब्लम है हाँ, सर। जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो तो अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री होते हैं, तो फिर कंपनी के प्रमोटर्स उन्हें कोई ऑर्डर या कोई डायरेक्शन कैसे देते? अच्छा देखो, आपका कहना ये है, आप म्यूट कर लीजिए। जो सर जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो फ्री है अपने अफेयर्स ऑफ द कंपनी को ऑपरेट रन मैनेज करने के लिए, हाँ फ्री है। बट कभी कभी किसी का भी डायरेक्शंस के ऊपर अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फंक्शंस करती है, मान लीजिए चेयरमैन है, सिंपली एक अभी एग्जांपल अभी आपको मैं बताता हूं। दो कंपनी है, एक मान लीजिए ए कंपनी है और बी कंपनी है। तो जो बी कंपनी है उस कंपनी में सारा पैसा ए कंपनी ने लगाया है, सारा डायरेक्टर जो है सो ए कंपनी का है। तो बी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं मान लीजिए ए कंपनी का है, तो अब ऐसा कहा जाएगा ना, जो ए कंपनी के डायरेक्शंस पे ही, ए कंपनी के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही बी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फंक्शंस करेगा, नहीं क्या? तो यहां पे ए कंपनी का कंट्रोल हो गया ना, तो ए कंपनी प्रोमोटर कहा जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है ना? यस सर, यस सर। तो उस सेंस से यूज हुआ है, प्रमोटर कंट्रोल की बात कर रहा था। ऑल्दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फंक्शंस कर सकता है, फ्रीली करता है, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर ए कंपनी का पूरा डायरेक्टर बी कंपनी के कंट्रोल कर रहा है तो ए कंपनी ऑब्वियसली प्रमोटर हो गया। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस?